अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। एक दफ़ा फिर एक और नई सच्ची कहानी के साथ। ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कितने मुश्किल हालात से गुजरी और किस तरीके से उसने अपनी मजबूरी को छुपा के, अपनी गरीबी को छुपा के अपनी ज़िंदगी गुजारी। इस लड़की का नाम मरियम है। बहुत अच्छे घर से है, पढ़ी लिखी है, एक और बहन है, अम्मा है और अब्बा है। बचपन बहुत अच्छा गुजरा है। अब्बा ने दोनों बहनों की बड़ी लाड से परवरिश की है। देखते देखते बड़ी हो गई, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और अब शादी की उम्र आ गई। एक अच्छा रिश्ता आता है, अब्बा मशवरा करते हैं और शादी कर देते हैं। लड़के के घर में उसकी वालदा है और वो है, दोनों ही अच्छे हैं। शादी होती है और अपने ससुराल चली जाती है। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। उसका शौहर एक कंपनी में जॉब करता है। घर छोटा है लेकिन आसाइश की हर चीज़ मौजूद है। सास भी अच्छी है, सास का और माँ की तरह ज़्यादा ख्याल रखती है। वक्त अच्छा गुजर रहा है, लेकिन एक दिन ऐसी खबर मिलती है कि मरियम की जैसे जान ही निकल जाती है। एक रोड एक्सीडेंट में उसकी अम्मा, अब्बा और बहन तीनों का ही इंतकाल हो जाता है। ज़िंदगी में ऐसे जैसे एक बहुत बड़ा सुनाटा, एक बहुत बड़ी खला आ गई है। ऐसे में उसका शौहर और उसकी सास दोनों उसको संभालते हैं। बहुत रोती है बेचारी। मेरे मेके में यही तो 3 लोग थे, कहाँ से लाऊंगी अपने अब्बा और कहाँ से लाऊंगी अपनी अम्मा। सास उसे समझाती है, बेटा जाना तो सबने एक दिन है। जो इस दुनिया में आया है उसने वापस भी जाना है। ये ज़िंदगी तो अमानत है, बस हर एक ने अपनी अपनी बारी पे जाना है और किसी को नहीं पता किसकी बारी कब है। बहुत बड़ी हकीकत जो उसकी सास ने चंद जुमलों में बयान कर दी। हकीकत तो है, लेकिन इस हकीकत का सामना करना इंसान के लिए बड़ा ही मुश्किल है। और जब बात अपने प्यारों की हो, और फिर वो प्यारे जिनका कोई नेमुल बदल ही नहीं। वक्त गुजरने लगा। वक्त बहुत बड़ा मरहम है, आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ ही जाता है। फिर यादें रह जाती हैं और इंसान उन्हीं यादों के सहारे जीने लगता है। यही हाल मरियम का भी था। अल्लाह ताला ने उसे खुशखबरी सुनाई। एक नन्हे मेहमान की आमद है। वो भी खुश है, उसका शौहर भी और उसकी सास भी। इस खुशी ने उसे बाकी सारे गम भुला दिए हैं। औलाद चीज़ ही ऐसी है, सारी दुनिया एक तरफ और औलाद की खुशी एक तरफ। और फिर वो वक्त भी आ गया जब अल्लाह ताला ने उसको इस खुशी का दीदार कराना था। देखो मरियम, देखो उसका शौहर कितनी खुशी से कमरे में दाखिल हुआ, गोद में बच्चे को उठाए हुए। देखो अल्लाह ताला ने हमें कितना प्यारा चांद सा बेटा दिया है। मरियम, आज लगता है पूरी कायनात मेरी मुट्ठी में आ गई है। कितनी बड़ी खुशी दी है अल्लाह ने हमें, और ज़िंदगी को जीने का एक और बहाना मिल गया। अब मरियम बहुत खुश है अपने बेटे के साथ। मरियम ने अपने बेटे का नाम ईसा रखा है। सबको बहुत पसंद आया है। दादी है कि उनको भी अपने बुढ़ापे का एक बहाना मिल गया है। सारा दिन पोते के साथ लगी रहती हैं। बेटा कहता है, अम्मा आप तो मुझे भी भूल गई हैं अपने पोते की खुशी में। दादी कहने लगी, तुम्हें क्या पता कितनी दुआएं मांगती थी, या अल्लाह आंखें बंद होने से पहले ये खुशी तो दिखा दे। और उसने मेरी दुआ सुन ली। अब तो जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। आहिस्ता आहिस्ता दादी बीमार रहने लगी। एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर। मरियम के शौहर ने बहुत इलाज कराया। डॉक्टर्स ने बताया उन्हें कैंसर है, ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। मरियम के शौहर ने अपनी कंपनी से कुछ लोन ले लिया, कुछ दोस्तों ने लोन दिया, लेकिन माँ का इलाज तो करवाना है। कितना भी इलाज करवा लें, जब अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया हो तो
तो सब डॉक्टर, सब दवाएं, सब इलाज यही रह जाता है। ऐसा ही हुआ। मरियम की सास भी इंतकाल कर गई। आज फिर मरियम बहुत उदास है। कहती है, जब अम्मा का इंतकाल हुआ था तो मुझे खाला ने संभाल लिया था। खाला का प्यार और खाला की बातें मुझे ऐसे ही था जैसे माँ के आगोश में हूँ। लेकिन आज तो ये भी माँ चली गई। मरियम के शौहर ने उसे समझाया, अब तुम खुद एक माँ हो, तुम्हें अब अपने बेटे का ख्याल रखना है, उसकी तरफ ध्यान देना है। और मरियम ये बात समझ गई। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। सास के इलाज के लिए जो मरियम के शौहर ने लोन लिया था, उसके लिए वो उतारना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। घर के खर्चे भी थे, बच्चे की ज़रूरियात भी थी और उसी तनख्वाह में लोन भी उतारना था। ऑफिस के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट कर दी। अब उसको अपनी सेहत और अपने आराम के लिए बहुत कम वक्त मिलता था। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरने लगी। मरियम ये सब देख के बहुत परेशान थी। इस वजह से दोनों मियाँ बीवी में कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था, लेकिन फिर दोनों एक दूसरे को मना भी लेते थे। लेकिन वक्त ने साथ ना दिया। मरियम के शौहर की तबीयत दिन ब दिन इस तरह से नीचे गिरने लगी कि उसको ऑफिस से बार बार छुट्टी लेनी पड़ती थी। बीमारी ऐसी हो गई कि उसकी छुट्टी की वजह से ऑफिस वालों ने भी नौकरी से जवाब दे दिया। अब बहुत मुश्किल आ गई थी। जितनी भी सेविंग्स थी आहिस्ता आहिस्ता वो इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन सेविंग्स के सहारे कितने दिन इंसान रहता है। जितनी भी सेविंग्स थी अब वो ख़त्म हो गई। कभी कभी तो घर में फाका भी हो जाता। मरियम और उसका शौहर इन हालात से बहुत परेशान थे। एक तो तबीयत साथ नहीं देती थी, फिर भी हिम्मत करता था और नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाता था। लेकिन शायद किसी सख्त वक्त ने उनके ऊपर चादर थान ली थी। नौकरी मिल ही नहीं रही थी। इसी परेशानी के आलम में उसके शौहर का एक दिन एक्सीडेंट होता है और ये सहारा भी चला जाता है। कौन है जो मरियम को संभालेगा? जो देखता है उसकी आंख भर आती है। ये वही मरियम है जो उछलती कूदती, झूले झूलती, गाने गाती, दोस्तों की शादियों में सबसे आगे होकर ढोलकी बजाती, इतनी शो, इतनी जिंदगी से भरपूर। और आज एक के बाद एक दुख जिसे बयान करना ही मुश्किल है। शौहर की मैयत घर में पड़ी, उसको तो कुछ होश ही नहीं है। कुछ दोस्त अहबाब और कुछ मोहल्ले वाले वो खुदा तरसी करते हैं। सब मिल के सारा इंतज़ाम करते हैं और फिर मैयत को उठाने का वक्त आ जाता है। ये वक्त मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जो हालत मरियम की थी शायद वो एक आस नहीं है, मगर इस दफ़ा रो नहीं रही, इस दफ़ा कुछ बोल ही नहीं रही, खामोश बैठी और एक ही टिकटिकी लगा रखी है। अपने शौक के जनाजे को देखती जा रही है। उसे नहीं होश कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उसे नहीं पता कि उसका बेटा कहाँ है। उसे नहीं पता कि सर पे चादर है कि नहीं है। सांस ले रही है, जान है जिस्म में, लेकिन एक बुत बन गई है। कुछ मोहल्ले वाले उसे संभालते हैं। साथ वाले घर की खाला कुछ दिन उसी के घर रुक जाती है। जब तक मरियम को होश नहीं आएगा, इस बच्ची को कैसे अकेला छोड़ दूँ। बड़ी मेहरबानी है उनकी, वरना इस दौर में कौन ऐसे सहारा बनता है। खाला के घर से ही खाना पक के आता था। वही मरियम को और मरियम के बेटे को संभाल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मरियम को होश आने लगा। बेटे की रोने की आवाज़ उसे होश में ले आती थी। खाला समझाती थी, अपने बच्चे की तरफ देखो, जाने वाले तो सब चले गए,
जो तुम्हारे पास है उसके लिए होश करो। अभी तो वो सिर्फ 2.5 साल का है। लिसनर्स, क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं? एक ऐसी लड़की जिसकी गोद में उसका 2.5 साल का बच्चा है और आगे पीछे कोई रिश्ता नहीं है। शौहर की वफ़ात को थोड़ा अरसा गुजरा तो जिनसे लोन दिया था उन लोगों ने अपने पैसों का मुतालबा करना शुरू कर दिया। कुछ जमा पूंजी तो बची ही नहीं थी, बस एक ये घर, ये एक छत ही तो है। लेकिन मरियम को वो घर बेचना पड़ा। वो घर बेच के एक कमरे का एक छोटा सा घर ले लेती है और सारे पैसे कर्ज उतारने में चले जाते हैं। अब मरियम के पास वो है और उसका बेटा, जो अभी सिर्फ मुश्किल से 2.5 साल का है। इर्द गिर्द के लोगों को कहती है अपने घर में कोई काम करवा ले मुझसे, लेकिन 2.5 साल के बच्चे के साथ काम पे जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। थोड़े से पैसे पकड़ती है और एक मशीन ले लेती है। लोगों के कपड़े सियूंगी तो इसी से घर चल पड़ेगा। अब अपनी ज़िंदगी का उसने एक ही मकसद बना लिया है, उसका बेटा। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी और इंशाल्लाह उसको बड़ा अच्छा और बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगी। मेरा बेटा बड़ा होके राजा बनेगा। मरियम ने हर वक्त अपने बेटे को यही कहानी सुनानी कि वो बड़ा होके राजा बनेगा, और उसके बेटे का नाम आहिस्ता आहिस्ता राजा ही बन गया। मोहल्ले के सब बच्चे उसको राजा कहकर ही बुलाने लगे। आज मरियम का बेटा 4 साल का हो गया है। कुछ पैसे जमा करती है और उसको एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देती है। बच्चा स्कूल जाता है और ख़ुद कपड़े सीती है। इस महंगाई के दौर में अपना और अपने बच्चे का पेट पालना, जब ज़रिया आमदन सिर्फ कपड़े सीना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हिम्मत नहीं छोड़ती, लेकिन अब काफ़ी बीमार रहना शुरू कर दिया है उसने। नज़र भी साथ छोड़ती जा रही है, लेकिन जब राजा को देखती है तो फिर हिम्मत पकड़ लेती है। घर में एक दफ़ा दाल पकती है जो 3 दिन चलती है। जब मेहनत ज़्यादा हो और खुराक में इतनी ताकत ही ना हो तो कैसे सेहत बनेगी। ये भी वक्त आता है कि घर में खाना सिर्फ एक शख्स खा सकता है, भूखी रहती है। जब बेटा जिद करता है कि अम्मा मेरे साथ क्यों नहीं खा रही, तो कहती है आज तूने लेट कर दिया, मुझे भूख लगी थी और मैंने पहले खा लिया। राजा माँ की तरफ देखता है, आंखें चुराती है। उसको समझ नहीं आता कि आज माँ ऐसे क्यों कर रही है। फिर ये भी वक्त आया कि कपड़े सीने कम कर दिए। राजा एक दिन माँ से कहता है, अम्मा जब मैं स्कूल से वापस आ जाता हूँ तो मैं कोई काम कर सकता हूँ। माँ को ये उसकी बात सुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं राजा, अभी तो बहुत छोटा है। नहीं अम्मा, देख, खड़ा होके उसे दिखाता है, देख अब कितना बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। जब तू मुझे कहती है सब्जी ला दे तो जाता नहीं बाजार और पूरी सब्जी लेके आता हूँ और पूरे पैसे दे के आता हूँ। बस अब जब मैं स्कूल से वापस आऊँगा तो कोई काम शुरू करूँगा। मरियम रो पड़ती है, लेकिन मजबूरी है, क्या करे। सोचती है राजा क्या काम करेगा। उसके छोटे छोटे हाथों को देखती है, उसे तरस आता है, लेकिन मजबूरियाँ तरस को खा जाती है। बाजार से चने लेकर आती है, उबालती है और उनकी चाट बनाती है। एक बड़ी सारी थाल में चने रख के राजा को दे देती है। राजा दूर ना जाएं, सिर्फ सामने वाले पार्क में जाएं। वहाँ कुछ लोग और बच्चे आते हैं, तेरे से चने लेके खाएंगे, यही काफ़ी है। राजा माँ की बात मान जाता है।
बाग में जाता है, चने बेचना शुरू करता है। 1, 2 और 3 घंटे सारे चने बिक गए। आज राजा बहुत खुश है। राजा भागा भागा घर वापस आता है और माँ को कहता है, देख माँ, आज तेरा बेटा पहली कमाई लेकर आया है। मरियम है कभी राजा के हाथ चूमती है और कभी उन पैसों को चूमती है। तुझे नहीं पता राजा, ये मेरे लिए कितने कीमती है। सारी दुनिया मिल के भी इनका बदल नहीं दे सकती। दोनों माँ बेटा एक दूसरे को गले लगा के रो पड़ते हैं और फिर यही रूटीन हो जाती है। मरियम कपड़े सीती है, राजा सुबह के टाइम स्कूल जाता है और स्कूल से आके 2-3 घंटे लगाता है, चने बेचता है और चने बेच के वापस आता है तो फिर अपने स्कूल का काम करता है। इन दोनों की यही ज़िंदगी है। एक दिन बाज़ार जाना होता है, मरियम अपनी चादर पकड़ती है तो वो ट्रंक में अड़ के फट जाती है। फटे क्यों ना, इतनी पुरानी हो गई है कि धुल धुल के अब उस कपड़े में जान ही नहीं रही। फटी हुई चादर को हाथ में पकड़कर रो पड़ती है। यही तो एक चादर थी मेरे। राजा पीछे खड़ा ये सुन रहा होता है। माँ के पास आता है और कहता है, माँ तू फिक्र ना कर, मैं पैसे जमा करके तुझे नई चादर ला के दूंगा। राजा को गले से लगाती है, मेरा बेटा मुझे चादर ला के देगा। एक दिन राजा बाग में बैठा चने बेच रहा होता है कि पास से कुछ बच्चे गुजरते हैं। साइकिल पे हैं, साइकिल चलाते हुए, हंसते हुए। दूसरे को कहते हैं, भूख लग रही है। राजा समझता है कि मेरे से चने खरीदेंगे, लेकिन वो तो एक दूसरे को कहते हैं कि आज पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है, चलो किसी अच्छी बड़ी जगह से जाके पिज़्ज़ा खाते। राजा उनकी बातें सुनता रहता और घर आता है। माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाने को दे दो। मरियम वही 2 दिन पुरानी पकी हुई दाल और रोटी ला के अपने बेटे के सामने रखती है। खाता रहता है, आज खामोश है। मरियम पूछती है, क्या बात है राजा, आज बड़ा खामोश है। कहने लगा, नहीं नहीं माँ, खाना खा रहा हूँ। बेशक दाल 2 दिन पुरानी है, लेकिन इसमें से पिज़्ज़ा जैसा मज़ा आ रहा है। उसकी बात सुनती है तो मरियम का दिल जैसे डूब जाता है। मेरा राजा बेटा कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। माँ, बच्चों के पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं? मरियम पूछती है, किसके पास पैसे आ गए? बताता है, पार्क में 2 बच्चे थे, उन्होंने के पास बड़े पैसे थे। कहने लगे, हम आज मज़े का पिज़्ज़ा खाएंगे। माँ, पिज़्ज़ा कैसा होता है? क्या वो बहुत महंगा होता है? मरियम सोच में पड़ जाती है। नहीं राजा, इतना महंगा तो नहीं होता, लेकिन उसका जायका भी कुछ इतना मज़े का नहीं होता। तू फिक्र क्यों करता है राजा? अगर तुझे पिज़्ज़ा खाना है तो किसी दिन खिला दूंगी। सच है माँ? कब खिलाओगी? मरियम राजा की बेताबी देख के घबरा जाती है। इनकी ज़िंदगी का यही मामूल है। मरियम ने कपड़े सीने हैं, राजा सुबह स्कूल जाता है और वापसी पे चने बेचता है और घर आके स्कूल का काम करता है। एक दिन चने बेच रहा होता है कि ठोकर लगने से सारे चने नीचे गिर जाते हैं। रो पड़ता है कि आज क्या करूँगा। करीब ही एक होटल है, वहाँ पे जाता है। होटल मालिक को बुलाता है। होटल मालिक बच्चे को धुतकार देता है, जाओ जाओ बच्चे, माफ़ करो, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। राजा कहता है, मैं पैसे तो नहीं मांग रहा, मैं चने बेचता हूँ। आज मेरे चने गिर गए हैं। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे बता दे, मैं बर्तन भी धो लेता हूँ और सफाई भी कर लेता हूँ। कोई भी काम दे दे, मुझे काम के बगैर पैसे नहीं चाहिए। होटल का मालिक उसे गौर से देखता है और लड़के को आवाज़ देता है, असलम, इधर आओ, इस बच्चे को अंदर ले जाओ। जो बर्तन धोने वाले पड़े हैं वहाँ बिठा दो, अच्छे से साफ करके धोने हैं तो पैसे मिलेंगे। राजा मान जाता है।
मरियम घर में इंतज़ार कर रही है। आज लेट हो गया है, अभी तक तो आ जाता है। क्या करूं, कहाँ देखने जाऊं? इतने में दरवाज़ा खुलता है और राजा अंदर आ जाता है। क्या बात है, आज इतनी देर क्यों करती? पता नहीं मैं कितनी परेशान हो गई थी। इतनी दफ़ा समझाया है, दूर मत जाया कर, मुझे बता दिया कर। पता नहीं क्या करता है, तुझे अपनी माँ की ज़रा भी फिक्र नहीं। राजा कहता है, माँ मेरी बात तो सुन लो। आज मैंने होटल पे काम किया है, उनके बर्तन साफ़ किए हैं, और देख ये पैसे मिले हैं, और साथ में ये खाना भी। अब मैं चने नहीं बेचूंगा, यही काम करूंगा। ये बहुत अच्छा है, गर्मी में बाहर फिरना भी नहीं पड़ता। आराम से बैठ के बर्तन धोऊंगा, और वापसी पे पैसों के साथ साथ ये बचा हुआ खाना भी मिलेगा। मरियम कहती है, बचा हुआ खाना? राजा कहता है, हाँ माँ, जो लोग खाना छोड़ जाते हैं वो ज़ाया जाता है, मैं उसको अलहदा से लिफाफे में डाल लेता हूँ। ऐसे रिस्क ज़ाया भी नहीं होगा और हमें खाने को अच्छा खाना भी मिल जाएगा। मरियम राजे को गले से लगा लेती है और रो पड़ती है। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। माँ तू हमेशा मुझे यही कहती है मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, कितना बड़ा हो गया हूँ। मरियम कहती है, हाँ राजा, कुछ बच्चों को अल्लाह ताला बड़ा ही पैदा करता है, उनमें बचपना आता ही नहीं। और राजा को फिर से गले लगा लेती है। इन माँ बेटे की यही ज़िंदगी है। एक दिन राजा होटल से वापस आता है तो माँ को कहता है, माँ पहले तुम्हारी चादर लूँगा, फिर पैसे जमा करके साइकिल लूँगा। मुझे बहुत चलना पड़ता है, थक जाता हूँ। मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े, हम चादर बाद में लेंगे, पहले पैसे जमा करके तेरी साइकिल लेंगे। नहीं नहीं अम्मा, पहले तुम्हारी चादर लूँगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कैसी बातें करता है, खुद ही तो कहती हूँ मैं बड़ा हो गया हूँ, तो अब मुझे बड़ी बातें भी तो करने दो ना। मरियम एक दफ़ा फिर राजा को गले से लगा लेती है। मरियम ने पैसे जमा करने शुरू कर दिए हैं। एक दिन बाज़ार जाती है और साइकिलों वाली दुकान से साइकिल देखती है। मुख्तलिफ साइकिलों की कीमत पूछती है। बाजी ये 12,000 की है, ये 14,000 की, चलिए इसके आप मुझे 13 दे देना। नहीं नहीं, इससे कम नहीं होंगे। नहीं नहीं भाई, कोई सस्ती वाली साइकिल बताओ। अच्छा तो फिर 2 दिन बाद आना, मैं कोई सस्ती साइकिल का भी इंतज़ाम करके रखूँगा। वापस घर आ जाती है। 2 दिन गुजर गए। आज जब राजा होटल जा रहा होता है तो कहती है, राजा मैंने बाज़ार जाना है, अगर थोड़ा लेट हो जाऊं तो घबराना नहीं, घर आके दरवाज़ा बंद करके बैठना। राजा कहता है, माँ कहाँ जाओगी? कुछ नहीं, थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ें लेनी है। राजा दिल में सोचता है, आज तो मैंने भी बाज़ार जाना है, अम्मा के लिए चादर जो देखनी है। राजा होटल से फारिग होकर बाज़ार चला जाता है और अम्मा के लिए चादर देखता है। एक चादर उसे पसंद आती है, ले लेता है। बड़ी मुश्किल से उसने पैसे जमा किए थे। उधर मरियम दुकानदार के पास जाती है। साइकिल अच्छी है और मुनासिब कीमत भी है। दुकानदार को पैसे देती है और साइकिल घर ले आती है। राजा का इंतज़ार करती है। 1 घंटा, 2 घंटा, कहाँ रह गया? फिक्रमंद है, पता नहीं कितनी दफ़ा दरवाज़ा खोलती है, बंद करती है। राजा कहाँ रह गया, कहाँ निकल जाता है? इतनी देर तो कभी भी नहीं करता। मुझे तो होटल का भी नहीं पता, किससे जाके पूछूं? बेशुमार सवाल, खुद से सवाल करती है, खुद ही जवाब देती है। घबरा गई है, परेशान है, अंदर बाहर चक्कर लगा रही है, पता नहीं कहाँ रह गया। इतने में दरवाजे पे खटखट होती है। भाग के जाती है और दरवाज़ा खोलती है, लेकिन या अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है, ये तेरी कैसी हिकमत है। सामने मोहल्ले के 2-3 बंदे खड़े हैं। एक ने राजा को गोद में उठा रखा है और राजा खून से लथपथ उधर ही बेहोश होकर गिर जाती है। मोहल्ले वाले उठाते हैं, बिठाते हैं और राजा की बॉडी अंदर रखते हैं। सड़क पार करते हुए राजा एक गाड़ी से टकरा के मारा गया। अब मरियम को होश नहीं, अजीब बहकी बातें कर रही है और फिर
राजा का जनाजा भी उठा दिया गया। ये मरियम है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। एक चादर है जो अपने ऊपर ओढ़े रखती है, उसी को सूंघती रहती है। बोलती कुछ नहीं, सिर्फ आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। साथ वाले घर की आपा उसको राजा की कब्र पे ले जाती कि शायद इसके दिल को कोई सुकून आ जाए। वहाँ जाके रोती है, गिड़गिड़ाती है, अपने राजा को बहुत आवाज़ें देती है, मगर इस दफ़ा राजा आगे से कोई जवाब ही नहीं देता। एक दिन कब्र पे यूं ही बैठे रो रही होती है कि उसको सुकून आ जाता है। कब्रिस्तान का गौरखन आके देखता है, उसको बहुत आवाज़ें देता है, लेकिन मरियम यहाँ हो तो जवाब देना। वो तो मसरूफ़ है अपने राजा के पास जो बैठी है। लिसनर्स, ये थी मरियम और उसकी कहानी। ऐसी और बहुत सी मरियम होंगी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों को, अपनी मोहब्बतों को, अपने प्यार करने वालों को इसी तरह अपने आप से बिछड़ते देखा होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इस ज़िंदगी की कदर कीजिए, इन रिश्तों की कदर कीजिए, इन रिश्तों से प्यार करें, किसी भी रिश्ते को कमतर मत समझें। इन रिश्तों का कोई नेबर बदल नहीं। अल्लाह ताला ने हमें बड़े खूबसूरत और प्यार करने वाले लोग हमारे इर्द गिर्द दिए हैं, इनकी कदर करें। पता नहीं किसकी कब बारी लग जाए।